नमस्कार। राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल मतदान होगा। 5 साल पहले अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद यहां पर पहली बार विधानसभा का चुनाव हो रहा है। कल कश्मीर की 24 सीटों के लिए मतदान होगा। पहले चरण में 23 लाख से अधिक मतदाता हैं, जो कि 219 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इन उम्मीदवारों में सिर्फ 9 महिलाएं हैं। इस चरण में बड़ी संख्या में यानी करीब 42% निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं, जो किसी का भी खेल बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। पहले चरण की जिन 24 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, उनमें जम्मू क्षेत्र के 3 जिलों डोडा, किश्तवाड़ और रामबन की कुल 8 सीटें और दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग, पुलवामा, शोपिया और कुलगाम जिलों की 16 विधानसभा सीटें शामिल हैं। तो काफ़ी लंबे समय बाद विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहा है। कल मतदान होगा। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं शाजिया अलमी, बीजेपी के प्रवक्ता, और साथ ही जावेद अंसारी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। इमरान नबी डार, जो कि प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो इसलिए मैं शुरुआत जावेद जी आपसे कर लेता हूँ। पहले आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया। अभी ये कहा जा रहा है कि कल जो मतदान होगा उसमें लोगों की बढ़ चढ़ कर के हिस्सेदारी हो, यही सबसे बड़ी जीत संविधान की होगी। इसमें कोई शक नहीं। मुझे नहीं पता कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा, लेकिन चुनाव निष्पक्ष, फ्री, फेयर हो और लोग उसमें भारी संख्या में पार्टिसिपेट करें, ये सबसे बड़ी जीत होगी। क्योंकि जो इतिहास रहा है जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस का, वो बहुत बहुत सुखद नहीं रहा है, बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो इस बार ये सबसे बड़ी जरूरी है। फिर ये एक टेस्ट है। 5 साल बाद, इतने सालों बाद चुनाव हो रहा है और सेंटर ने जो कुछ कदम उठाए हैं, सेंटर का दावा है कि वहाँ हालात बहुत सुथरे हैं और लोगों का कॉन्फिडेंस हमने जीता है। तो अब ये देखना होगा। लेकिन सब प्राइमरी बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग हिस्सा लें, वरना पहले ये होता था 7% वोट पर, 8% वोट पर हार जीत का फैसला हो जाता था। वो इलेक्शन बेमाने थे। इस बार अगर लोग तादाद में आके हिस्सा लें, उसके बाद कौन जीतता है कौन हारता है, दैट विल बी सेकेंडरी। बट जो सबसे मुख्य बात वो यही है कि चुनाव निष्पक्ष हो और लोग उसमें हिस्सा लें। बिल्कुल। तो जो अभी लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें तो शाजिया जी, लोगों ने बता ही दिया था कि किस तरह से लोकतंत्र के प्रति उनमें उत्साह है, और ख़ासतौर से जो बदले हालात हैं जम्मू कश्मीर के, जिनकी लगातार चर्चा हो रही है, उस पर भी एक तरह से लोगों ने अपनी मुहर लगाई। लेकिन फिर भी जो आतंकवादी घटनाएं कुछ जगहों पर हो रही हैं, वो अभी चिंता का सबब बनी हुई है। कहूंगी मैं इस वक्त श्रीनगर में हूँ। आज मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया क्योंकि मोदी जी के 100 दिन थर्ड टर्म के उस पर, और मेरे साथ कश्मीर के हालात को लेकर और यहाँ पे क्या कुछ तब्दीली है उसका जिक्र कर रहा था। मेरे साथ जो बैठा था वो लाल चौक का बीजेपी का कैंडिडेट था, और मुझे यकीन नहीं आता कि ऐसा भी एक दिन है, ये मुमकिन है कि ऐसा हो सकता है कि लाल चौक के बीजेपी का कैंडिडेट बाकायदा बता रहा था कितने क्या क्या काम हुए। 2019 में आप सोचेंगे कि 19% वोटर टर्नआउट था। पिछले साल आप देखेंगे, और बल्कि इसी साल आपने देखा कि 50% से बढ़कर वोटर टर्नआउट रहा है। इस बार आप यकीन नहीं करेंगे कि एक तरह से आप, मतलब एक इतनी तब्दीली है यहाँ पे, यहाँ की फिजा में, यहाँ के सियासी समा में, कि एक्साइटमेंट है यूथ को लेकर भी, लोग, आम लोगों को लेकर भी, रूरल एरियाज में भी, और बढ़ चढ़ के लोग पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। एक एंगेजमेंट है, एक उम्मीद है, वो नजर आ रही है। और आप अगर आप नॉन सियासी लोगों से बात करें तो वो कहते हैं वो खुश हैं, और वो कह रहे हैं कि एलजी का रूल हमारे लिए बड़ा अच्छा रहा क्योंकि अमन बहाली हुई और बहुत सारी नई चीजें हुई। आप यकीन नहीं करेंगे, अगर आप जीटीपी की देखें, जम्मू एंड कश्मीर की जीटीपी, अब तो खैर यूटी है वो, आप यकीन नहीं करेंगे कि वो डबल हुई है 7 सालों में जी। पूरी की पूरी जीडीपी 1.17 लाख करोड़ से बढ़कर वो 2.45 लाख करोड़ हो गई है। आप अगर फॉरेन टूरिस्ट, पहले एडवाइजरीज होते थे कि कोई आए ना, टूरिज्म की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक टूरिज्म तो आप सब जानते ही हैं, 300% इजाफा हुआ है उसमें। तो बहुत ही, और आप रोडवेज देखिए, आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब, और अगर आप मिडिल क्लासेस की बात करें तो सामने निकला रिवर फ्रंट में घूमना, मैं लगातार यहाँ पे आती रही हूँ तो मुझे इसका कुछ आइडिया है। तो लोग कह रहे हैं कि भाई, और लोग काफी आजिज आए हो गए हैं
लेकिन पहली बार एक एंगेजमेंट आप देख रहे हैं लोगों में, एक एक उम्मीद कि भाई कुछ अच्छा हो सकता है, नई नई चीजें हो रही हैं। तो दो एम सोचिए, ये एक ऐसा यूटी है या ऐसा राज्य स्लैश राज्य है जिसके पास दो एम्स हैं, एक आईआईटी है, एक आईआईएम है। जी आप यकीन नहीं कर सकते कि इस कदर मतलब चीजें को बढ़ावा दिया गया है। और मोदी जी आ रहे हैं परसों ही, तो और भी क्या रूपरेखा रहेगी, किस तरह से आगे रोड मैप रहेगा वो है। लेकिन ओवरऑल जो मैं देख रही हूँ, मुझे वोट्स के बारे में नहीं मालूम, मैं नहीं जानती क्योंकि हमारे सिर्फ 19 कैंडिडेट्स हैं। तो मुझे इतना अंदाजा नहीं है कि कितना तर्जुमानी होगी वोट्स में। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकती हूँ कि भाजपा की जो ग्रोथ है और स्वीकार्यता है, एक्सेप्टेबिलिटी है, खासतौर से मोदी जी के नाम की, वो कमाल की है। ठीक है। एलजी साहब को सब पसंद करते हैं, सारे वर्ग के लोग जहां जाते हैं वो एलजी साहब से खुश हैं। कह रहे हैं ये पैसे पहले एलजी हैं जो हर जगह गए हैं, हर एक गांव डिस्ट्रिक्ट में गए हैं। और मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स बहुत शानदार करेंगे। जी। और मैं मुतमईन हूं, क्योंकि आप जम्मू और कश्मीर के हमारे नंबर्स अगर देखेंगे तो पूरी तरह से मैं मुतमईन हूं कि हम सेटिस्फाइड हूं जी। मैं इसको लेकर कि बहुत शानदार प्रदर्शन ठीक है। हमारा रहेगा। हमारे साथ इमरान नबी डार साहब भी जुड़ गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता। इमरान जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आप थोड़े देर से जुड़े, लेकिन इससे पहले चर्चा जावेद साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे और शाहजिया जी से इसी बात पर हो रही थी कि जो कल मतदान होने जा रहा है उसमें लोगों की हिस्सेदारी ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकल करके अपने घरों से वोट डालें, यही सबसे बड़ी जीत होगी। क्योंकि हार जीत का फैसला तो 8 तारीख को होगा, उस पर तो हम सबकी नज़र रहेंगी, लेकिन कल मतदान कितना होता है इस पर भी सबकी नज़र रहेंगी। और आप वहाँ पर ज़मीन पर किस तरह के हालात पाते हैं? क्या आपको लगता है कि पहले की तुलना में हालात में कुछ तब्दीली आई है, सुधार हुआ है? देखिए, अगर हम हालातों की तरफ देखें बहुत बेहतर है। आज माहौल जो है, जिस तरीके का पॉलिटिकल माहौल है, बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है। लेकिन जैसा मुझसे पहले बीजेपी की स्पोक्स पर्सन बोल रही थी कि उन्होंने पहली बार किसी बीजेपी कैंडिडेट मतलब वो भरोसा नहीं कर रही है, शायद बीजेपी का पहले कैंडिडेट उनको देखने को मिला है। ऐसा नहीं है, बीजेपी के कैंडिडेट्स पहले भी हुआ करते थे। हाँ, स्टोरी सेम ही रही है। जब भी बीजेपी के कैंडिडेट्स किसी भी इलेक्शन में आते हैं कश्मीर प्रोविंस में, तो उनकी जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट, दे लूज देयर सिक्योरिटी डिपॉजिट, उनकी जमानत तक जब्त हो जाती है। बाकी जो फिगर्स बोले जा रहे हैं ये सारे इन्फ्लेटेड फिगर्स हैं। इनके पीछे, जैसे हमने बात की थी जब यहाँ मोदी सरकार ने यूरोपियन पार्लियामेंट डेलीगेशन लाया था, तो हमने बोला था कि अगर वो यहाँ आएंगे तो कश्मीरियों को क्या मिलेगा। हमने एक डिमांड की थी कि एटलीस्ट ट्रैवल एडवाइजरीज को रिवोक किया जाए, जो यूरोपियन कंट्रीज की है, यूएसए की ट्रैवल एडवाइजरीज हैं, उन्होंने अपने सिटीजन्स पे लगाई है, वो रिवोक हो, बट वो भी नहीं हो पाया। अब ये टूरिस्ट का नंबर दे रही हैं। देखिए, टूरिस्ट का नंबर ऊपर नीचे तो करता रहता है। अगर अब आप इसमें उन टूरिस्ट को भी लाते हैं जो कि बीजेपी सरकार गिनवा रही है, जो अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं, जो बाकी रिलीजियस जो यहाँ पर साइट्स है वहां पर जाते हैं, अगर ये इनको भी टूरिज्म में इंक्लूड करते हैं तो वहां तो कोई डिबेट रहता है नहीं। बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी तंजीम है जिन्होंने बात करने से ज्यादा करने में भरोसा रखा है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो 25 सालों में हमने हुकूमत की है, हमने करके दिया है। जो पैरामीटर्स है यहाँ पर, मतलब डेवलपमेंट के इंडेक्स जितना भी है, अगर वो इस टाइम पे बीजेपी सरकार बोल रही है कि यहाँ बहुत अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट है या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इसलिए बना है क्योंकि पुरानी सरकारों ने यहाँ पे काम, नेपोटिज्म हुआ है, करप्शन हुआ है। जो एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, 5 मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यहाँ पे कैंसिल हुए हैं। यहाँ बच्चों ने 800 पैसे भर के फॉर्म भरे और वो सब कैंसिल हो गए। लाखों के फॉर्म एग्जाम बच्चों के फॉर्म कैंसिल हो गए हैं। आज जिन बच्चों ने 2 साल पहले जिनने तैयारियां की थी, आज उनके सारे एग्जाम कैंसिल हो गए हैं। कोई नई रिक्रूटमेंट नहीं हुई थी, जो 2019 में बोला गया था कि कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आया, कोई नया पावर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना। मुझे बोलिए बनाया क्या? हाँ, मोदी सरकार एक ही चीज की दावा करती है, जो स्मार्ट सिटी बनाई। स्मार्ट सिटी में कुछ 2-4 फुटपाथ बनाए इन्होंने,
जिसकी ये बात जी, कर रही थी। काफी और लंबी कुछ नहीं। फहरिस्त है और इमरान वो साहब भी आपकी, और जाहिर सी बात है कि चुनाव में भी आपने सारे मुद्दे उठाए हैं, आगे भी उठाते रहेंगे, लेकिन जी। समय की थोड़ी पाबंदी है। मैं जावेद जी के पास जाना चाहूँगा। जावेद जी, क्या आप मानते हैं कि ये जो मतदान कल जनता करेगी, क्या इस बात पर भी होगा, जैसा कि कुछ विपक्षी पार्टियों ने कहा भी है कि वहाँ पर अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर ये उस पर एक तरह का मतदान होगा? देखिए, इस बात से कहाँ इनकार किया जा सकता है। वो एक बहुत बड़ा इशू है लोगों के दिलो दिमाग में। लोग अगर खुल के नहीं भी बोलें तो भी वहाँ ये कि बहुत बड़ा इशू है, और वो एक फैक्टर रहेगा जब ये वोट देने जाएंगे। वो एक फैक्टर रहेगा। शाजिया जो बातें कह रही थी अपनी सरकार की, अपने गवर्नर साहब की उपलब्धियां गिना रही थी, कितना सच है, कितना नहीं है, कितना प्रोपेगेंडा है, कितना नहीं है, इस सब का कितनी लोगों का कितना विश्वास है उस चीज में, ये सब जाहिर होगा जब वोट की गिनती होगी। लोगों को पता चलेगा, तब हम लोगों को से असली पिक्चर इमर्ज होगी। जी, लेकिन शाजिया जी, जी, आपने सुना होगा विशेष इमरान नबी डार साहब को, वो कह रहे हैं कि मैंने जो सुना तमाम दोनों दावे और आप कर रहे हैं जी मैंने सुना उनकी ज़मीनों पर जी जो मैंने उन्होंने सुना फैक्ट तो चेक किया, तो वो उससे उनके दावों से जी, आपके दावे मैंने मेल नहीं खा रहे, वो ये उनका आरोप है। शाजिया जी। अरे इनके दावे का मेल खाएंगे? ये तो पत्थर पकड़ाते थे लोगों को। क्या इस बात पर इनको यकीन नहीं होगा कि एक भी पत्थरबाज बचा नहीं है? जो ये तो हाथ में पत्थर देते थे, ये उन लोगों की बात कर रहे हैं। इन्होंने हमेशा क्या हालत में रखा है कश्मीरियों को, सिर्फ इनका मुस्तकबिल ठीक रहे, उन्हीं की फिक्र की है। तो मैं जावेद जी की और इन भाई साहब की बातों को कह दूं, ये आंकड़े जो हैं सब जगह हैं, और कोई इसमें मैं कोई इन्फ्लेट नहीं कर रही हूँ इन फिगर्स को। और मैं बता दूं, अगर एयर पैसेंजर, ये कह रहे थे टूरिज्म को लेकर इसमें झूठ बोले जा रहे हैं, अमरनाथ यात्रा दुनिया जानती है और हर जगह इसकी रिपोर्टिंग भी हुई है। जी और एयर पैसेंजर जो मूवमेंट है 2 मिलियन था 2018 में, वो 4.4 मिलियन है। जी, पूरा की पूरा 70 साल में वो काम नहीं हुए जो 6-7 सालों में हुए हैं। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, कल जब 70 लोग साल में वोट डालने जाएंगे तो उन्होंने ये सब सिर्फ बातें और भी सिर्फ हैं दहशत जिनको और नाप तोल दहशत। करके और अपने उमर हिसाब से अब्दुल्ला के फैसला। बारे में बता दूं कि उमर अब्दुल्ला, आप अब मैं नहीं खत्म कर लूं बात को। जी जी ये कह रहे थे ना ये पार्टी झूठ बोल रही है, इतने झूठे तो ये लोग हैं। उमर अब्दुल्ला जी तो बार बार जगह जगह जाकर कह रहे हैं कि मैं लड़ूंगा नहीं चुनाव। पहले डीडीसी भी नहीं में अपने कैंडिडेट नहीं उतारे थे, प्रॉक्सी से उतारे थे। अब आप देखिए 2 जगह से लड़ रहे हैं और अपनी पॉइंटिंग फिंगर्स पार टुवर्ड्स कर अस, दे रहे हैं और इज्जत आप की जी, भीख मांग इमरान रहे जी, हैं। इमरान जी आप जवाब दे दीजिए संक्षेप में, जरा छोटा जवाब दीजिएगा इमरान जी, मेरे पास समय नहीं है। मैं बस इतना बोल रहा हूँ। अभी पार्लियामेंट इलेक्शन में इज्जत की भीख मांग शाहजहा जी, रहे हमने हैं। आपका सुन लिया, प्लीज और अब लोकसभा दूसरों को चुनाव भी में बात आपने करने का देखा मौका कितनी दीजिएगा। भारी, कितनी भारी मैं मार दी। देखिए, मैं कैसे कोई शिकस्त इनकी हुई? बुलंदबाग दावे नहीं करूंगा। बिहारी और उमर अब्दुल्ला बिहारी, इसलिए मुझे थैंक यू। बोलने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मैंने पूरी तरह से कीप ऑन पर्दाफाश कर मुझे दिया लगता है कि आपके आप दोनों ने कानून अपनी का। अपनी बात रख ली है। अब वक्त है जनता का, जनता क्या फैसला देती है। बहरहाल शुक्रिया आपका शाजिया जी, इमरान नबी डार साहब, माफ़ी चाहता हूँ मेरे पास समय इतना ही है। जावेद साहब, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हरियाणा में 2 चुनावी रैलियां की। पहले भिवानी के लोहारू में और फरीदाबाद में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर तीखे हमले किए। अमित शाह ने कहा कि अग्निवीर को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के एक भी अग्निवीर को अगर वापस आना पड़ता है तो वो नौकरी के बगैर नहीं रहेगा। इसकी जिम्मेदारी बीजेपी सरकार की है। ये कांग्रेस वाले झूठे नैरेटिव गढ़ने में, झूठ फैलाने में बड़े पारंगत हैं। इन्होंने कहा अग्निवीर से जो जवान वापिस आएगा उसको नौकरी नहीं होगी, पेंशन नहीं मिलेगा। आज मैं हरियाणा के हर युवा को कहना चाहता हूं, अग्निवीर से जो जवान वापिस आएंगे, देश भर की पुलिस ने इनको 20% रिजर्वेशन दिया है। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने भी 20% रिजर्वेशन दिया है। और हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने कहा है जो बचेंगे वो 100% हरियाणा सरकार उनको स्वीकार कर लेगी, इसमें किसी को शंका नहीं। हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने रविवार को मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोककर सियासी हलचल मचा दी थी। हालांकि पार्टी ने उनके दावे को खारिज कर दिया था और साफ कर दिया था कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। आज अनिल विज ने हमारे सहयोगी गुरप्रीत सिंह छीना के साथ बातचीत की।
इसमें उन्होंने कहा कि सीएम पद का दावा खारिज होने से वो बिल्कुल निराश नहीं है। एनडीटीवी की टीम अंबाला में पहुंच चुकी है और यहाँ पे सबसे हॉट कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से अनिल विज जो फॉर्मर होम मिनिस्टर रहे हैं हरियाणा के, वो लड़ रहे हैं। लेकिन क्या उनके लिए कोई चुनौती है या नहीं, क्योंकि उनका ये कहना है कि मैंने इतनी डेवलपमेंट कराई है और डेवलपमेंट के बेस पे मैं वोटें मांग रहा हूँ और लोगों को काम करके दिखाया। तो आइए उनसे बात करते हैं अनिल विज जी से। सर, कैसे लगता है आपको कि आपके आगे क्या चैलेंज है? नहीं, कोई चैलेंज नहीं है। मैंने तो बहुत इलेक्शन लड़े हैं, 6 बार तो मैं यहाँ से जीत चुका हूँ और अब मैं 7वीं बार लड़ रहा हूँ। जितना लोगों का रिस्पांस मुझे इस बार मिल रहा है, आज से पहले इतना रिस्पांस नहीं मिला था। क्योंकि मैंने, अगर जनता ने मुझे मौका दिया, मुझे शक्ति दी, उस शक्ति के बल पर मैंने अम्बाला छावनी का विकास करा के दिया। किसी भी पार्टी ने, किसी भी पार्टी का नेता ने यहाँ पर विकास का एक भी काम नहीं किया और मैंने शहर में चारों तरफ हर क्षेत्र में मैंने विकास किया है और जनता उसको स्वीकार करती है। अनिल विज कहते हैं कि मैं 6 टाइम का विधायक हूँ, 7वीं बार इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मुझे मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, मेरा दावा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे बडोली साहब, उन्होंने भी मना कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान इंचार्ज थे, उन्होंने भी कह दिया कि नायब सिंह सैनी है। तो इस बात को लेके अनिल विज कहीं खफा है? बिल्कुल भी नहीं। मैंने हमेशा पार्टी के निर्णय को माना है। मुझे तो सारे लोग हरियाणा के भी और मेरे क्षेत्र के भी मेरे को ये कहते थे कि भाई आप अपना दावा क्यों पेश नहीं करते। तो इसलिए मैं सीनियर मोस्ट हूँ, इसलिए मैंने अपना दावा पेश किया। माने ना माने ये पार्टी का मामला है। तो आप मुख्यमंत्री बनोगे, मतलब कि आप ये दावा भी कर रहे हो, तो इस बार कोई ना कोई रणनीति भी बनाओगे मुख्यमंत्री बनने की? क्योंकि 2 टर्म्स में कहीं ना कहीं आपके काम को अनदेखा किया गया है। नहीं, मुझे कोई रणनीति नहीं बनानी, लेकिन हाँ, मैंने इस बार कहा है और अगर पार्टी मेरे को मौका देगी, मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा, क्योंकि लोगों ने मुझे काम करते हुए देखा है। वहीं रेवाड़ी से कांग्रेस के टिकट पर कैप्टन अजय यादव के बेटे चिरंजीव यादव चुनावी मैदान में हैं। चिरंजीव यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के दामाद भी हैं। एनडीटीवी से बातचीत में चिरंजीव यादव ने डिप्टी सीएम के पद पर अपना दावा भी ठोक दिया। चिरंजीव जी, 2 बड़े सियासी परिवार, एक के बेटे एक के दामाद, तो क्या सोचते हैं, दोनों तरफ से आपको तमाम सारी सियासी सलाहें मिलती रही होंगी? देखिए, आपको पता है कि परिवार जो होता है वो आपकी बहुत मदद भी करता है राजनीति के अंदर, और मुझे लगता है कि ये मैं खुशनसीब हूँ कि 2 देश के बड़े नेता, लालू प्रसाद यादव जी तो देश के, मुझे लगता है सबसे जो पॉपुलर लीडर है, मास लीडर है, उनके अंदर से है। उनसे बहुत बार मुझे बहुत अच्छी सीख मिलती है। मेरे पिता लगातार 6 बार विधायक रहे हैं और मेरी ये कोशिश रही है कि उनके दिखाए हुए रास्ते पे हम चले, जिस तरह से उन्होंने लोगों की सेवा करी। अच्छा, जब पहली बार आप चुनाव लड़े तो पिताजी की मंशा थी कि आप चुनाव लड़े, या फिर आपको ससुराल पक्ष से सलाह मिली कि नहीं चुनाव लड़ना चाहिए? सर नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से संगठन से जुड़ा हूँ। मैं आज से नहीं, 2005 से संगठन से जुड़ा हूँ। जब मैं छात्र राजनीति से मैंने शुरुआत करी, फिर 2010 के अंदर युवा कांग्रेस के पहली बार चुनाव हुए तो मैं प्रदेश अध्यक्ष उसका बना और मैंने उसके बाद लगातार लोगों के लिए काम किया, संगठन में काम किया। पार्टी ने 2019 में मुझे मौका दिया चुनाव लड़ने का और मैं खुशनसीब अपने आप को मानता हूँ कि पार्टी ने मुझे एक मौका दिया और मैं लोगों की सेवा कर पाया। अच्छा, चिरंजीव जी, दक्षिणी हरियाणा की अगर बात करें, पिछड़ा हुआ है काफ़ी, पानी की बहुत सारी किल्लत है और काफ़ी सालों से दक्षिणी हरियाणा की सियासत की दावेदारी उस तरीके से हरियाणा में रही नहीं। तो क्या समझते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो आप डिप्टी सीएम पद के दावेदारी पेश करेंगे? देखिए, जहाँ तक मैंने वो कहा था, वो जो मांग थी वो इस इलाके की मांग है। पिछले 10 साल से जब से बीजेपी यहाँ पर रही है, उसने हमारे
यहाँ के नेताओं को नेतृत्व ने दिया, और वो नेतृत्व देते तो लोगों के काम होते, विकास होते। और हमारे इलाका जो पिछड़ गया पिछले 10 सालों में, तो लोगों की एक मांग है, एक ज़रूरत है कि इलाके का विकास तभी हो सकता है यहाँ जब इलाके को ताकत मिले। उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि हमारे लोगों को ताकत मिले, हमारे इलाके के अंदर विकास हो पाए। और ये फैसला तो पार्टी ने करना है कि किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है, या बनाना भी है या नहीं बनाना। पर मेरा मेन मकसद ये है, मेरा फोकस ये है कि यहाँ पर हम काम करें। लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो बीजेपी ने 10 साल में नहीं दी, जैसे आपने पीने के पानी की समस्या कही, इन्होंने एडिशनल वाटर टैंक नहीं बनाया। आज आप देखिए धावड़ा का बस स्टैंड अब तक नहीं बन पाया, रेवाड़ी का बस स्टैंड जो शिफ्ट होना था उसके ऊपर इन्होंने काम नहीं किया। आज जो समस्याएं हैं उसका अंबार खड़ा हुआ, इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि ताकत मिले ताकि हम लोगों के लिए जल्द से जल्द काम कर सकें। तो राज्यों की जंग में आज इतना ही। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।